कल्पना, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा आराम हो जाता है। सरोज दीदी, कल्पना बहुत ही बढ़िया पराठे बनाती है। कल्पना एक काम कर दे, थोड़े आलू के पराठे और बनाती जा। तेरे मामा जी आएंगे तो मुझे रसोई में जाना नहीं पड़ेगा। जी मामी जी, मैं बना जाऊंगी। मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। अरे कल्पना आलू के पराठे बना रही है, वो खा ले। नहीं मम्मी, कहाँ मेरा टेस्टी सा डबल चीज वाला पिज्जा और कहाँ कल्पना के हाथ की बकवास सी आलू की रोटी। मुझे ना ये सब देसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मत बना मत खा, मैं तुझे कौन सा कहती हूँ कि तू रसोई में काम कर। सरोज दीदी, वो मैं कह रही थी मटर और साग आया हुआ है, तुम मटर छील कर रख दो और साग की सफाई कर देना। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, मैं भी कर देती हूँ। जाते समय निशा के सूट लेती जाना, वो अपने लिए नए कपड़े लाई है। बोल रही थी कि उसके पुराने सूट मैं कल्पना को दे दूं। कहने को पुराने है पर एक एक नया सूट है, कहीं से भी फटा नहीं है, नई रंग निकला है। बहुत महंगे सूट खरीदे हुए हैं। अब मैं जानती हूँ कल्पना के पापा का इतना काम तो है नहीं, तो तुम्हें खर्चों में दिक्कत आती होगी। वैसे भी कुछ दिनों में निशा की शादी पक्की हो रही है और फिर कल्पना की भी शादी होगी, तो निशा के कपड़े इसके काम आ जाएंगे। पर एक बात है, कल्पना आकर काम कर जाती है तो बहुत आसानी हो जाती है। हमारी निशा को तो खाना बनाना ही नहीं आता, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी ये लड़की। मम्मी, मैं कोई सरोज बुआ की तरह गरीब नहीं हूँ जो कल्पना के जैसा गरीब ससुराल मिलेगा और शादी के बाद मैं रोटियां बनाती रहूंगी। मेरी शादी अमीर घर में हो रही है जहाँ ढेरों नौकर चाकर होंगे सब काम करने के लिए। मुझे रसोई में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। निशा की बात सुनकर कल्पना और सरोज का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि निशा ने डायरेक्ट अपनी बुआ को गरीब बोल दिया था। बेचारी दोनों चुप रहीं। कुछ दिनों बाद निशा को देखने के लिए लड़के वाले आए। कल्पना की मामी पुष्पा ने हमेशा की तरह सरोज और कल्पना को रसोई में काम करने के लिए बुला लिया। कल्पना अपनी मम्मी सरोज के साथ मिलकर रसोई में सारा खाना बनाती है। कुछ देर बाद निशा तैयार होकर रसोई में आ गई। मम्मी, मुझे क्या क्या लेकर जाना है, जल्दी से दे दो। हाँ, वो चाय की ट्रे तुम ले आओ। आशा, नाश्ते की ट्रे तू ले आ। और तू कल्पना, रसोई में ही रहना, ड्राइंग रूम में आने की कोई जरूरत नहीं है। शादी मेरी हो रही है, इसलिए लड़का देखने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तेरा काम बस खाना बनाना था और वो हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि तू बाहर आ जाए और सबको पता चल जाए कि ये खाना मैंने नहीं बनाया, तूने बनाया, तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। आशा, नाश्ता ले आ। आशा कल्पना की मामी के घर काम करती थी। सारा नाश्ता आशा ही बाहर रखाई। कल्पना रसोई से बाहर भी नहीं निकली। कल्पना की मामी ने लड़के वालों से झूठ बोल दिया कि सारा खाना निशा बना रही है। कल्पना दीदी, निशा दीदी तो आपकी बहन है और पुष्पा भाभी भी आपकी मामी है, फिर भी आपके साथ क्या सपराया सा व्यवहार कर रही है। आप सुबह से मेहनत कर रही हो, रसोई में खाना बना रही हो और इन लोगों ने आपको ही बाहर आने के लिए मना कर दिया। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है ये सब देखकर। कोई बात नहीं आशा, वैसे भी बाहर जाकर मैं क्या करूंगी, लड़के वाले तो निशा को देखने आए ना। तभी एक लड़का गलती से रसोई में आ जाता है। सॉरी, वो मुझे हैंड वॉश करने थे। वॉशरूम कहाँ है? जी मैं बता देती हूँ, आइए, वो वहाँ सामने। कुछ देर बाद वो लड़का वॉशरूम से लौटता है और फिर रसोई में आ जाता है। थैंक यू। आप कौन है निशा की? जी, निशा मेरे मामा की बेटी है, ये मेरे मामा जी का घर है। मैं रोहित का छोटा भाई हूँ, राहुल। कुछ देर तक राहुल ने कल्पना से बात की और बाहर आ गया। सब लोग निशा से रोहित की शादी की बात पक्की करके चले गए। पर शायद कल्पना की किस्मत और कर्म बहुत अच्छे थे कि निशा के ससुराल वालों ने कल्पना को राहुल के लिए पसंद कर लिया, क्योंकि राहुल को कल्पना बहुत पसंद आई थी। निशा मन ही मन बहुत चिढ़ गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बुआ की बेटी, जो बहुत गरीब है, आज उसकी शादी भी उसी के साथ उसी के ससुराल में हो जाएगी। अब कल्पना और निशा दोनों देवरानी जेठानी बन गई थी। सास शोभा ने दोनों को पहली रसोई के लिए बुलाया। निशा बहू, कल्पना बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई है। एक काम करो निशा बहू, तुम खीर बना लो और कल्पना बहू तुम सबके लिए हलवा बना लो। दोनों बहुएं एक साथ पहली रसोई में मीठा बनाएंगी। मम्मी, वो निशा भाभी ने उस दिन जो कचौड़ी आलू बनाए थे ना, वो बहुत टेस्टी थे। भाभी प्लीज आज नाश्ते में कचौड़ी आलू बना दो ना। राहुल सही कह रहा है बहू, कचौड़ी आलू और बाकी नाश्ता उस दिन बहुत अच्छा बना था जब हम तुम्हें देखने के लिए आए थे। हाँ निशा बहू खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, पर हमने अभी तक कल्पना बहू के हाथ का कुछ नहीं खाया। कल्पना बहू तुम हलवा बना लो और निशा सबके लिए कचौड़ी आलू और खीर बना लेगी। निशा, मेरे लिए अलग से काजू बादाम खीर में ज्यादा डाल देना, मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा पसंद है। सबकी बातें सुनकर निशा थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। अब वो सबसे क्या कहती। निशा ने अपनी मम्मी को फोन मिलाया और सारी बात बताई।
अरे तू घबरा क्यों रही है? कल्पना को बोल दे, वो सारा खाना तैयार कर देगी। बस तू सबसे कह देना कि मैंने बनाया है। हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है मम्मी, पर बाद में कैसे करूंगी? अभी तो मैं कल्पना को। तभी कल्पना ने निशा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, निशा टेंशन मत लो, जैसे मैं शादी से पहले मामी जी की मदद करती थी, आज तुम्हारी भी मदद करूंगी। कचौड़ी, आलू और खीर मैं बना दूंगी, तुम सबको खिला देना। निशा की मामी दूसरी तरफ फोन पर सारी बात सुन रही थी। निशा ने फोन रख दिया और कल्पना सारा खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद सारा खाना बनकर तैयार हो गया। निशा कचौड़ी, आलू और खीर लेकर आ गई और कल्पना हलवा लेकर आई। सबने खाने की बहुत तारीफ की, पर निशा सबकी बातें सुनकर हैरान रह गई। कल्पना बहू, कचौड़ी, आलू, खीर, हलवा सब कुछ बहुत अच्छा बना है। सचमुच तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा माता का वास है। तुम खाना बहुत बढ़िया बनाती हो, सब कुछ परफेक्ट स्वाद वाला है। पर कचौड़ी, आलू और खीर तो कल्पना ने बनाया है। हम जानते हैं बहू, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें केवल अपनी प्रशंसा बटोरनी आती है। हमें राहुल ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। राहुल जानता था कि जब हम तुम्हें देखने आए थे तब सारा खाना कल्पना बना रही थी। राहुल ने रसोई में उस दिन तुम्हारी और कल्पना की सारी बातें सुन ली थी। कल्पना ने तुम्हें एक शब्द पलट कर नहीं बोला था। उसकी यही अच्छाई राहुल को पसंद आई और उसने घर आकर हमसे बात की। निशा, अभी भी समय है, कल्पना से प्रेम से रहो। रिश्तों में प्यार होना बहुत जरूरी है। कल्पना देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचती है और तुम हो कि उसकी अच्छाई का फायदा उठाती हो। अब कल से तुम भी खाना बनाना सीखोगी। ये अलग बात है कि हमारे घर में हेल्प करने के लिए बहुत से नौकर चाकर हैं, पर खाना बनाना एक कला है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। मैं उम्मीद रखूंगी कि आज के बाद तुम अपने स्वभाव को बदलोगी। निशा का चेहरा शर्म से झुक गया। कल्पना की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसे सबके सामने वो सम्मान मिला था जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। वृंदा का 2 बेटियों के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। बड़ी बेटी सुनैना ने एक अमीर लड़के आकाश से लव मैरिज कर ली और वो शहर में रहने लगी। कुछ समय पहले संजोग से वृंदा की छोटी बेटी वर्षा की शादी भी उसी शहर में एक साधारण परिवार में हो गई, जिस शहर में उसकी बड़ी बहन ब्याही थी। काफी समय से वृंदा अपनी दोनों बेटियों से मिली नहीं थी, इसलिए इस बार वो अपनी बेटियों से मिलने के लिए शहर जा रही थी। रामलाल, देख, बेटियों के घर जा रही हूँ। बढ़िया लड्डू और मठरी बना कर देना। देसी घी में कोई कमी मत छोड़ना। शहर से लौटकर पूरे पैसे दूंगी। चिंता मत करो वृंदा बहन, मिठाई में कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हारी बेटियों के ससुराल वाले तारीफ के पुल बांध देंगे। मैं ऐसी मिठाइयाँ तैयार करके दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा, चलो, जब मिठाइयाँ तैयार हो जाएं तो मुझे घर दे जाना। मुझे कल सुबह की बस से निकलना है। अगले दिन सुबह की बस से वृंदा शहर में रहने वाली अपनी बड़ी बेटी सुनैना के घर पहले जाती है। वृंदा ने अपनी दोनों बेटियों को नहीं बताया था कि वो आने वाली है। अचानक अपनी माँ को आया देख उसकी बड़ी बेटी सुनैना का मुंह बन जाता है। माँ, और अचानक तुमने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि मैं तुझे अचानक से आकर आश्चर्यचकित कर दूंगी। मेरा आना अच्छा नहीं लगा बेटी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। वो तुम तो जानती हो मैं इतने बड़े परिवार की बहू हूँ। हमारे घर में बड़े बड़े मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। अब अचानक से तुम आ गई हो तो मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा ना। आज आकाश जी के कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता भिजवा रही हूँ। माँ, एक काम करो, तुम मेरे कमरे में जाकर बैठो, मैं रामू के हाथ तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। हाँ बिटिया, पहले तुम दामाद जी के दोस्तों को देखो। मैं तुम्हारे कमरे में बैठी हूँ और चाय नाश्ते की चिंता मत करो। मैं अपने साथ पराठे और अचार बांध कर लाई थी। मुझे इतनी भूख नहीं है। अरे सुनैना, याद आया, मैं तुम्हारे लिए रामलाल हलवाई के बेसन के लड्डू और मठरी लाई हूँ। तुम्हें पसंद? माँ, मैंने तुमसे कहा ना कि आकाश के फ्रेंड्स आए हुए। ये फालतू बातें मैं बाद में करूंगी। अभी तुम मेरे कमरे में जाकर बैठो और हाँ, ये तामझाम यहाँ मत खोल देना। सुनैना की बातें सुनकर वृंदा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप उसके कमरे में जाकर बैठ गई। अगले 2 घंटे तक कमरे में कोई भी नहीं आया। किसी ने एक गिलास पानी भी वृंदा को नहीं पूछा। काफी देर बाद सुनैना का पति आकाश कमरे में आया तो उसने वृंदा को वहां बैठे देखा। अरे माँ जी, आप कब आए? आप प्रणाम। बस जीते रहो बेटा, बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। सुनैना ने यहाँ बैठने के लिए बोला था। वो आपके दोस्त आए हुए थे इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आई। हाँ, वो मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, बस अभी गए हैं।
मेरे दोस्त की आज शादी की सालगिरह है। सॉरी माँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम आई हुई हो। क्या करूँ, इतने सारे काम है, कुछ ध्यान ही नहीं रहता। अच्छा माँ, मैं कह रही थी कि तुम रामू से कहकर कुछ खाने का बनवा लेना। मम्मी जी होते तो आपका साथ हो जाता, वो भी अपनी बड़ी बहन के घर गई है। तभी तो मैं कह रही थी कि आप बता कर आती, आप बिना बताए आ गई। रामू, माँ को चाय नाश्ता दे दो, फिर रात का खाना। नहीं नहीं बेटा, मैं वैसे भी एक ही दिन के लिए आई हूँ। सोच रही हूँ रात वर्षा के घर रुक जाऊं। तुमसे और दामाद जी से तो मिल ही ली हूँ। बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? बच्चे भी मम्मी जी के साथ गए हैं। वो 2 दिन की छुट्टियां थी ना, इसलिए। माँ, मैं तैयार हो जाऊं, बहुत लेट हो रहा है। हाँ हाँ जरूर। दामाद जी, ज्यादा कुछ तो नहीं लाई मैं। ये शगुन के थोड़े पैसे मेरी तरफ से आशीर्वाद समझ कर रख लो। सुनैना सबके लिए लड्डू और मठरी लाई थी, खा लेना। बच्चों को मेरा प्यार देना। ये एक लिफाफा तुम रखो, फिर पता नहीं कब मिलना हो। क्या माँ, तुम आज भी 101 रुपए का लिफाफा देती हो? एक काम करो, ये लिफाफा वर्षा को दे देना, उसे पैसों की जरूरत रहती है। आकाश, तुम भी पैसे माँ को लौटा दो, दिनेश को देने के काम आएंगे। हाँ हाँ। अरे ऐसे क्यों बेटा, ये तो तुम दोनों के लिए। सुनैना सुनो तो बिटिया। माँ, मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ, मेरा ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है, मुझे रेडी होकर आकाश के साथ निकलना है। मैं आपको बिल्कुल नहीं सुन सकती। और हाँ, अगर खाना खाने का मन हो तो खाकर चली जाना, वरना रामू से कहकर जाना। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना बताए चले जाओ और घर का गेट खुला रहे। आजकल चोरों का कोई भरोसा नहीं है। कितने अरमानों से वृंदा अपनी बड़ी बेटी सुनैना से मिलने आई थी, पर सुनैना ने आज जिस तरह का बर्ताव किया, उससे वृंदा को बहुत दुख हुआ। उसने बड़ी बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया, बस नौकर से कहकर घर से बाहर निकल आई। वृंदा की आंखों में आंसू थे। वो सोचने लगी कि अब बड़ी बेटी के घर तो मैं इस तरह से मिलकर आई हूँ, अब छोटी बेटी के घर कैसे जाऊं? वृंदा सड़क पर चलते चलते अभी सी सोच में थी कि तभी उसके आगे एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। ऑटो रिक्शा दिनेश का था, क्योंकि दिनेश ऑटो रिक्शा चलाता था। माँ जी, आप यहाँ सड़क पर आपको देखकर मैं बहुत अचंभित हूँ। आप शहर आए हो और आपने बताया तक नहीं। आओ यहाँ ऑटो में बैठो, धूप तेज है। अब बस मैं वर्षा से मिलने ही जा रही थी, सोचा पहले सुनैना से मिल लूं। सुनैना से मिलकर वापस लौट रही थी। अच्छा, तो ये बात है। चलो फिर तो बहुत खुशी की बात है। वर्षा आपसे मिलेगी तो बहुत खुश होगी। आप ऑटो में बैठो, मैं सामने की दुकान से ठंडा पानी लाता हूँ। हाँ। दिनेश दौड़कर सामने की दुकान से ठंडे पानी की बोतल लेकर आता है और वृंदा को देता है। दिनेश ऑटो में चलते चलते वृंदा से बातें करता रहा। वृंदा के चेहरे पर थोड़ी उदासी और थोड़ी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद दिनेश वृंदा को लेकर घर पहुंचता है। माँ, तुम अचानक कितने समय बाद तुम्हें देख रही हो। माँ, तुम नहीं जानती तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत उदास हो गई थी। मैं तो इनसे कब से कह रही थी कि मुझे माँ से मिलवाने ले चलो, पर आज तुम्हें देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तुम अचानक आई और मुझे बताया भी नहीं। मुझे पता है तुम पहले सुनैना दीदी से मिलने गई होगी। मैं छोटी हूँ ना, इसलिए मेरा नंबर बाद में आता है। हाँ, ये तो सच है, मैं पहले सुनैना से ही मिलने गई थी, बस वहां से ही आ रही हूँ। फिर तो तुमने वहां पर ढेरों पकवान और मिठाइयाँ खा ली होंगी। अब मेरे घर की रूखी सूखी थोड़ी खाओगी। वैसे बताओ ना माँ, मैं तुम्हारे लिए आज तुम्हारी पसंद का क्या बनाऊं? वृंदा ने एक ठंडी आह भरी और धीरे से बोली, एक कप अदरक वाली चाय बना दे, घुटनों में बहुत दर्द है। माँ, हाँ हाँ, चाय तो मैं बना ही रही हूँ। सुनो, माँ के लिए बाजार से समोसे ले आओ। लगता है माँ ने कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं दामाद जी, आज समोसे नहीं, रामलाल हलवाई के लड्डू और मठरी चाय के साथ खाएंगे। रामलाल हलवाई के लड्डू और मठरी? माँ, मैं ये कब से खाने के लिए तरस रही थी। मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं जल्दी से चाय बनाकर लाती हूँ, फिर तीनों मिलकर खाएंगे। वर्षा कुछ कुछ समझ तो गई थी, पर उसने पूछना सही नहीं समझा। उसे पता था कि अगर वो पूछेगी तो माँ को दुख होगा, इसलिए वो अपनी माँ के चेहरे पर जितनी खुशी ला सकती थी उतनी लाने की कोशिश कर रही थी। इसमें दिनेश भी उसका साथ दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक वृंदा अपनी छोटी बेटी और दामाद के पास ही रही। दोनों ने उसे पूरा शहर घुमाया, शॉपिंग करवाई, अच्छी अच्छी साड़ियां खरीद कर दी। जितना उन दोनों से बन पड़ता था उन दोनों ने किया। जाते जाते वृंदा ने अपने आप से एक फैसला लिया। वृंदा ने गांव वापस जाते ही अपना घर और जमीन अपनी छोटी बेटी वर्षा के नाम कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बड़ी बेटी बहुत अमीर है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर वो उसे कुछ देगी भी तो उसकी बड़ी बेटी उसे दुत्कार देगी। कहते हैं जिस चीज की जिसे जरूरत होती है वही उस चीज की कदर करता है। वर्षा का दिल बहुत बड़ा था और उसे कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत भी थी, इसलिए वृंदा ने अपनी छोटी बेटी वर्षा की मदद करना ही सही समझा और अपनी जमीन जायदाद की मालकिन
अपनी छोटी बेटी वर्षा को बना दिया।